अब से कुछ ही अर्सा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जब इस्लामाबाद धरना लेके आए थे तो स्टेज पे खड़े होकर ऐलान करते थे कि जनाब मैं आज़ाद मीडिया की जंग लड़ूंगा, और अब चैनल्स का बॉयकॉट, चैनल्स को धमकियां, ये क्यों? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देखें, कहते हैं जी हम आज़ाद अदलिया की बात करते हैं और आज़ाद अदलिया के लिए जंग लड़ेंगे, लेकिन जब अपनी तारीख उठाई जाए, जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला केस हो, जस्टिस कयूम वाला वाकया हो, सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात हो, या हाल ही में जज अरशद मलिक की वीडियो को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करने का वाकया हो और 500 मिलियन रुपए बाहर आपको सेटल करवा देंगे, वो सारी तारीख। लेकिन सवाल ये भी आता है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जब पहली दफ़ा ये चीज़ होती है, तो कानून हरकत में क्यों नहीं आता? ये लोग निकल किस तरह से जाते हैं? इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। अपोजिशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, मुख्तलिफ जलसों का ऐलान कर दिया है, और दूसरी दफ़ा गालिबन ये तीसरी दफ़ा तब्दील हुई है कि पहले कोयटा में 11 को होना था, फिर 18 को, अब वो शेड्यूल भी चेंज हो गया। तो अपोजिशन इस वक्त चाह क्या रही है, और बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज? देखिए अरशद, पहली बात तो यह है कि आपने जिस तरह से अपने इंट्रो में एक बड़ी तफसील से एक जो है वो अहाता किया है इंडिया के नैरेटिव का कि वो किस तरह से चाहता है, क्या करेगा। नवाज शरीफ क्या चाहते हैं, नवाज शरीफ की अचानक ये तकरीर इस वक्त क्यों हुई, और इस वक्त PMLN की स्ट्रेटजी क्या है? जाहिर है कि शतरंज के ऊपर, या आप समझिए कि उन्होंने जो अपने पत्ते हैं वो तो सारे आपके सामने रख दिए हैं। नवाज शरीफ ने ये जो एग्रेसिव स्टांस लिया है, उन्होंने क्यों लिया है, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर, और शहबाज शरीफ के ऊपर और मरियम नवाज के ऊपर, उनको मोड़ा जा सके और कहा जाए कि ये तो दरअसल सियासी मुकदमात हैं। और वो सियासी मुकदमात कब साबित कर सकते हैं? जब वो पाकिस्तान की फौज को उसमें लेके आए। वो UK में बैठे हुए हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं, और वो नैरेटिव जो ये जब हम ये बात करते हैं कि जो नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो हिंदुस्तान के बहुत करीब है, तो वो दरअसल क्या होगा हम कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान भी यही करता है जो आपने अपने शुरू में अपने बयानिया में जो कहा कि पाकिस्तान के ऊपर, दरअसल पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जमहूरियत नहीं है वहाँ पे पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान पे रूल करती है, और फैसले सारे तो नहीं फौज करती है, बाकी तो किसी की कोई हैसियत नहीं है। नवाज शरीफ ने ये नैरेटिव इसलिए अपनाया है ताकि उनके ये लगे कि जो केसेस बदनवानी के उनके ऊपर हुए हैं वो दरअसल केसेस वो नहीं है, बल्कि उनके ऊपर तो सियासी केसेस हैं। जबकि दूसरी हकीकत ये है कि नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमात हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर बने ही नहीं है। पैनामा का जो स्कैंडल आया था वो तो सिदित्से ज़िदवर्ग की जर्मन अखबार थी जिसमें उन्होंने ये स्कैंडल छापा, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आइसलैंड में भी हुकूमत गई, और भी मुल्कों में बहुत लोगों को जो है वो रिजाइन करने पड़े और केसेस का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का नाम उसमें आया और नवाज शरीफ के ऊपर तहकीकात हुई। फिर जो फौज से दूसरा गिला बना वो ये बना कि जब पानामा के ऊपर आसिफ सईद खोसा साहब ने जो तहकीकाती कमीशन बनाया, उसमें जो फौजी शामिल थे उन्होंने मेरा पैसा छुपाने में मेरी मदद क्यों नहीं की। जुडिशरी से भी उनको यही गिला है, फौज से भी उनको यही गिला है। लिहाजा इस वक्त उन्होंने इन केसेस को पॉलिटिकल केसेस बनाने के लिए ये नया नैरेटिव जो है वो चुना है, और जिस तरह पहले वो नाकाम हुए हैं वो दोबारा नाकाम हुए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज की, मैं इस पर थोड़ी डिटेल में आता हूं, लेकिन आपने कहा कि जी साथ नहीं दिया गया। जब सदर गुलाम इसहाक खान साहब ने इनकी हक़ बर्खास्त की थी, उस वक्त भी करप्शन के इल्जामात इनके ऊपर लगाए थे। क्या कहा था उस वक्त जो डिसमिसल स्पीच थी बतौर सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान साहब की? आपको चंद उसके इक़्तिबासात सुनाते हैं। By internal dissensions and frictions, persistent and scandalous harsh trading for political gain and furtherance of personal interest, corrupt practices and inducements, in contravention of the Constitution and the law, and by failure to discharge substantive legislative functions. C. Corruption and nepotism in the federal government, its functionaries and authorities and agencies, statutory and other corporations, including banks working under supervision and control, and the holders of representative offices, has reached such proportions that the orderly functioning of the government in accordance with the provision of the Constitution
including the requirements of the oaths prescribed therein and the law, does no longer carry public faith and credibility. Authority, resources, and agencies of the government of the Federation, including statutory corporations, authorities, and banks, have been misused for political ends and purposes and for personal gains. जी नाज़रीन, आपने सुना ये जो करप्शन के इल्जाम थे आज भी वही चल रहे हैं। ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जब रसीदें निकली तो पता लगा उसी दौर में खरीदे गए। जो आजकल टीटी स्कैंडल आप देख रहे हैं, चौधरी शुगर मिल का, रमजान शुगर मिल का, ये उसी दौर में लगे। और जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस दफ़ा शायद ये कवर अप करने में किसी ने साथ नहीं दिया तो नाराज़गी ज़्यादा होगी। यही नहीं, इसके बाद जब जनरल मुशर्रफ के दौर में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना और जब NRO हुआ और कि जी ये केसेस बंद करने, तो फारूक आदम खान उस वक्त के गालिबन प्रोसिक्यूटर जनरल, उन्होंने अपना जो इस्तीफा लिखा था, इसका सिर्फ पैराग्राफ 10 में से मैं 2 लाइनें आपको मिनिस्टर साहब पढ़ के सुना रहा हूं कि आई नो हाउएवर विदाउट डाउट दैट द प्राइमरी टारगेट ऑफ ब्रॉडशीट वाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, members of his family and upwards of nearly 100 associates who came from some of Pakistan's wealthiest families. I recall that the ill-gotten assets Sharif and his family members and associates were minimally put at $1 billion US. और आगे काफी सारी चीजें भी इस हवाले से हैं। तो आपने जो बात की कि इस दफा मसला यह है कि वजीर आजम ने और आपकी हुकूमत ने कहा कि NRO नहीं देंगे, और नवाज शरीफ साहब को तो खैर आप लोगों ने भेज दिया जैसे कैसे करके, मरियम बीबी को आप लोगों ने रोक लिया और केसेस चल रहे हैं। तो ये सारा ही मुद्दा है इसका। और उस वक्त $1 बिलियन US से वही केसेस चले आ रहे हैं अभी तक। अगर पहली दफा निप द इवल इन द बड होता तो ये वाला काम आज होता। अच्छा, बिल्कुल आपने ये जो आपने गुलाम इसाक खान साहब की जो तकरीर सुनाई, ये बड़ी हिस्टोरिक तकरीर है एंड आई मस्ट कम्प्लीमेंट यू एंड अदील एंड अदर्स ऑफ योर टीम जिन्होंने ये तकरीर निकाली। एक्चुअली ये सारे जो इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन का कह लीजिए कि फादर ऑफ करप्शन का जो मॉडस ऑपरेंडाई है ना, वो तय हुआ हुदैबिया के केस में। और ये वो मशहूर जो गुलाम इसाक खान साहब की जो स्पीच है, ये बेसिकली जो बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज हुआ, और वो हुआ था हुदैबिया के केस से। बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली उसको बाद में फायज ईसा साहब ने जो है वो इस केस को बंद कर दिया। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान में देखें कि जो तमाम अभी जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये जो नया केस बना है, ये भी रेप्लिकेट किया है इन्होंने हुदैबिया को। जरदारी साहब के केसेस देखें, रेप्लिकेट किया है इन्होंने हुदैबिया को। हुदैबिया केस क्या है? पाकिस्तान में पैसे लो, पाकिस्तान से पैसे पहले हवाला के जरिए बाहर भेजो, और वो पैसे फिर मुख्तलिफ लोगों के नाम टीटी लगवा के वापस मंगवा लो, या पोर्शन जो है उसका वापस मंगवा लो, बाकी वहीं इन्वेस्ट कर दो। ये हुदैबिया के, और एक कानून लेके आए 91 में जिसमें कहा गया कि बाहर से जो पैसे पाकिस्तान आएंगे उनका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट। ये जो गुलाम इसाक खान साहब ने जो तमाम अपनी समराइज किया जो इनके ऊपर, और आपको याद होगा कि ये भी वो वाहिद नवाज शरीफ की हुकूमत, जो अब तो ये जुडिशरी को बड़ी सुनाते हैं, बट वो वाहिद हुकूमत जो जुडिशरी ने बहाल की थी वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और फिर बाद में बेनजीर भुट्टो शहीद ने जब लियाकत बाग में जलसा करके कहा कि ये चमक की वजह से बहाल हुई है। और उसके बाद आपने देखा कि 97 में रफीक तारड़ साहब जो थे वो पैसों के बैग लेके गए और उन्होंने जजों को खरीदा। सो बाद में मलिक क़य्यूम साहब वाला वाकया तो सबके सामने है। तो जो क्लासिक मॉडल। अब आपने मिनिस्टर साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मैं आज ही जरा दोबारा देख रहा था क्योंकि एक दस्तावेज आपको दिखा देते हैं नाज़रीन को भी कि वजारत दाखिला ने FIA को ये कहा है कि जी इंटरपोल से रब्ता करें और नासिर बट जो मेन किरदार था जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का, जिसके ऊपर कत्ल के मुकदमात भी हैं, उसे पाकिस्तान वापस लाने के लिए कोशिश की जाए। और इसमें हवाला दिया गया है कत्ल के मुकदमे का जो कि 1996 में किया था, और इस हवाले से पूरा कोर्ट रिकॉर्ड वगैरह वो भी FIA के पास मौजूद है। अब ये नासिर भट्ट साहब हैं कौन जो कि जज अरशद मलिक के वाक़े में आए? तो जो जज अरशद मलिक जिन्होंने हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की, जब उन्होंने अपना पहला एफिडेविट दिया तो उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में वो लिखते हैं कि नासिर भट्ट किस तरह से शरीफ खानदान का एजेंट बन के माफ कीजिएगा इनको ब्लैकमेल करता रहा, और साथ ऑफर इनको क्या दी कि जी आपको दुनिया के किसी भी मुल्क में हम लोग आपको सेटल करवा देंगे,
500 मिलियन रुपया भी आपको देंगे, कनाडा सेटल होना है, यूके सेटल होना है, कहीं भी बच्चों को आपको नौकरियां दिलवा के देंगे, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी आपको सेटअप करके देंगे। और करना क्या है आपने? करना आपने सिर्फ ये कि आपने इस्तीफा देना है और कहना है कि जनाब मैंने तो अपने कॉन्शियस के बगैर प्रेशर में आके मैंने ये फैसला जो है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ दिया था। और जब ये पूरी आप दास्तान देखते हैं कि ये हुई किस तरह से, कि एक बहुत पुरानी वीडियो थी जज साहब की जो कि बिल्कुल अच्छा एक्ट नहीं था, जिस पे ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भी कह चुके हैं कि पूरी अदलिया को उन्होंने शर्मिंदा किया। लेकिन सवाल यहां पे आता है कि ब्लैकमेलिंग का एक बाकायदा मंसूबा बनाया गया, उस वीडियो को प्रोक्योर किया गया, बीच में नून लीग के एक साथ जो लाहौर में वो आजकल मफरूर है, उनका राब्ता कैप्टन सफदर से हुआ, वो वीडियो मरियम बीबी के पास पहुंची, उस पर बाकायदा फिर हुसैन नवाज से लंदन जाके जद्दा में मुलाकातें होती रही, जाती उम्रा में नवाज शरीफ साहब से। तो ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी आर देयर कंप्लीट। लेकिन उस मुकदमे का क्या हुआ? उस मुकदमे में हम आज जब देखते हैं तो तफ्तीश आगे चल ही नहीं रही। अब वजह क्या है उसमें? शायद वही वजह होगी जो शेख रशीद साहब पूछते हैं कि जी 1 साल तक आपका ट्विटर अकाउंट खामोश क्यों रहा।